ओ माय गॉड। बोरोइंग। बोरोइंग होता है लोन। और लोन के ऊपर जो होती है कॉस्ट, जो कि आपको दिखती होगी कि सर इंटरेस्ट होता है। हालांकि और भी बातें आ जाएंगी, बट अगर ये स्टैंडर्ड की बात करूं कि अगर आपने लोन लिया और उसके ऊपर जो भी कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग सिखानी है मैंने। क्या आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग नहीं आती? आती है। क्या होता है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कॉस्ट? ड्यू करता है, पे करता है। ठीक है, बट कैन आई से इट विल बी शोन इन पीएनएल? खर्चा है ये मेरा, यही है ना? कि सर मतलब इसमें क्या बड़ी बात है, लोन है, लोन के ऊपर जो कॉस्ट है, कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये सब बात आपको पता है? ये जो इंटरेस्ट है ये पीएनएल में जाता है, बट अब आप मेरी बात समझिएगा। कुछ कुछ केसेस में इट विल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। इंटरेस्ट जो है, ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, या तो ये पीएनएल में जाती है, या तो ये एसेट की कॉस्ट बढ़ा दे। अच्छा जी। और आपसे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा दूर नहीं है। आप खुद बता दो किस केस में ये जो इंटरेस्ट होगा ये एसेट की कॉस्ट में जाएगा। करा भी हुआ है हमने थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली। इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट, आप एक घर बना रहे हैं, हाँ, और मशीनरी भी कंस्ट्रक्ट करे हो, और वो बनने में 1 साल लगेगा मान लो, पर लोन तो पहले लिया, तो जब तक वो तैयार नहीं हो जाता तब तक क्या हो जाएगा? वो एसेट की कॉस्ट में चला जाएगा। ऐसा सुना हुआ है ना बच्चे? वो तो डिडक्शन थी नहीं, ज्यादा आप पीजीबीपी बोलते 3613 तो ज्यादा बेटर होता। पीजीबीपी के अंदर हमने देखा था कि जब तक एसेट वो बन नहीं रहा तब तक वो कॉस्ट में था, उसके बाद उसकी डिडक्शन हुई। ये जो एसेट बन रहा है ये 2 दिन में बन जाएगा या साल भर में बन? कुछ एसेट तो 2 दिन में भी बनते होंगे। लाइक सपोज आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन, और मेरी मशीन, आई हैव अ प्लांट एंड मशीनरी, एप्पल कंपनी है, सैमसंग है। आपके हिसाब से ये फोन कितने टाइम में बनाती हो? मान लो एक ही दिन में मशीन चल रही है, प्रोड्यूस हो, एक ही दिन में मिलियंस ऑफ फोन्स आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड। क्या उसको बनाने के लिए जो मैंने लोन लिया, जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्या वो इस कॉस्ट में जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। वो इंटरेस्ट पीएनएल में ही जाएगा। अब आप ये मत सोचिए सर तो वो खर्चा तो है, प्राइस है, वो अलग बात होती है। ये मैं कस्टमर को क्या दे रहा हूं, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं आपसे। ये मोबाइल है, ये मशीनरी में प्रोड्यूस होता जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं थे स्क्रीन के इसके, मैंने लोन ले रखा है, क्या वो इंटरेस्ट इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मोबाइल बनने में 1 साल लगा दे, तो अब जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जा रहा था, वो लोन मैंने क्यों लिया था? इस मोबाइल को बनाने के। तो जब तक ये मोबाइल नहीं बन जाता, कितने साल लग गए बनने में? 1 साल। उस 1 साल का इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इस मोबाइल को क्वालिफाइंग एसेट बोल। Qualifying asset is an asset that can be your stock also, that takes substantial period of time to get ready for the intended use. Qualifying asset होता है वो एसेट जिसको बनने में टाइम लगेगा, जनरली 1 ईयर। और अगर किसी एसेट को बनने में टाइम लग रहा है तो उसको बनाने के लिए मैंने लोन ले रखा है, मैं लोन पे ब्याज दे रहा हूं, जब तक वो नहीं बन जाता वो कॉस्ट उसके अंदर जाती रहेगी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे?
यही ये चैप्टर का एक बेसिक चीज है। आइए, अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखेंगे अभी, मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट देख लेंगे अभी, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, नॉट नेसेसरी जस्ट इंटरेस्ट है। आइए सबसे पहले चलो यही देख लेते हैं, लिखना नहीं है आपने, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 16 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, चलो लिख लो वैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। संडे तो है ही, एडजस्ट करके क्लास लेके खत्म कर ही देंगे। आधा घंटे की मतलब क्लास हल्की फुल्की, सर कल पेपर भी है। मतलब ऐसा कि प्रैक्टिस वाला कि बस स्क्रीन ये क्वेश्चन कर लो, वैसे वाला बचेगा बचेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 16 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। AS 16 बताता क्या है, अरे भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है कि भैया इसको एसेट मानना है, इसको खर्चा मानना है, लाइबिलिटी मानना है, क्या मानना है, और बोरोइंग कॉस्ट, इससे ज्यादा आपको लिखने की बात नहीं। मेरा आपसे सवाल, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जो भी मैं डिविडेंड देता हूं, क्या उसको मैं बोरोइंग कॉस्ट बोल दूं? आंसर इज नो, बिकॉज बोरोइंग को रिस्ट्रिक्ट करिए, बोरोइंग इज लोन। रिटेन्ड अर्निंग, नो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वैसे तो नो मन कर रहा होगा आपको, क्योंकि सर जी वो तो कोई बोरोइंग नहीं होती, लेकिन क्या लिख रहा है, अब ये कैसे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी है तो यस, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज इक्विटी। आप ये 4 पॉइंट ऐसे ही करके नो नो यस एंड दिस लिख सकते। हाँ जी बच्चे, क्लियर है। जी साहब, हो गया। आगे सुनिएगा। सर बोरोइंग कॉस्ट क्या सिर्फ इंटरेस्ट होता है? नहीं बच्चे, लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लिख लिया। नाउ बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन है बच्चे, एक बार देखिएगा फिर इसको लिखेंगे। बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमें पता है 6%, 8%, 9%, एंड अदर कॉस्ट, कुछ और कॉस्ट भी होती है, इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। तो बेसिकली क्या लिखा है, बोरोइंग कॉस्ट की क्या क्या सब पार्ट्स हैं, इसको हम ऐसे पॉइंटर्स वाइज लिख देना, ठीक है, 1 2 3 4। क्या लिखना है, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, हमें नहीं जानना कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है, बैंक लगाता होगा, कमिटमेंट चार्जेस होते हैं कुछ ना कुछ। पहला पॉइंट तो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस है। दूसरा क्या है ये आप बताइए मुझे, डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन बोरोइंग, मतलब वो जो डिबेंचर्स में याद है इशूड एट डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट भी तो मेरा कॉस्ट ही होता है। यार मैं आपको डिबेंचर इशू कर रहा हूं 8 रुपए का, आपको वापस करूंगा 10 रुपए, पार वैल्यू 10 है, क्या डिस्काउंट 2 रुपए का नहीं दिया मैंने आपको? वो भी तो मेरा खर्चा ही है, समझ रहे हो, थ्योरेटिकली। नेक्स्ट, एमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलियरी कॉस्ट रिलेटिंग टू बोरोइंग, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, आपको लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसके बैंक चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस होती है, ठीक है। देन फाइनेंस चार्ज फॉर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल, आपको कुछ नहीं पता सिर्फ लिख लेना इसको। एंड थर्ड लास्ट वन इज एक्सचेंज डिफरेंस। सर एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर पूरी लंबी बात चलेगी एक्सचेंज डिफरेंस पे,
ठीक है, आपने क्या करना है, ये पॉइंटर्स लिख देने, 3 4 5। नहीं ऐसे ही लिख दो बस, बोरोइंग कॉस्ट और नीचे 5 पॉइंट लिख दो बस। ठीक है जी, ये लिख दीजिए एक बार। ये सब क्या है जी, इन सबको बोला जाता है बोरोइंग कॉस्ट। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, डिस्काउंट या प्रीमियम, जैसे issued at discount, redeemable at premium. So even if you redeem at premium, that's also a cost. और अभी अभी बच्चों ने नहीं, चलो तो प्रेफरेंस हटा दिया। देन एंसिलरी कॉस्ट, फाइनेंस चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंस, पूरा ही लिख सकते हैं। लिख लिया बच्चे? चलिए, इसके नीचे अब लिखेंगे क्वालिफाइंग एसेट। लिखिएगा क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, वैसे सेम ही लिखना है वैसे, tangible और intangible, that takes substantial period of time to get ready for intended use, as it is लिख लो आप। और किसी इंसान की इन्वेंट्री भी हो सकती है क्वालिफाइंग, that takes substantial period of time to get ready for its intended use, and even inventory, जैसे कि डीएलएफ है। डीएलएफ जो टावर्स बनाता है बच्चे, जो घर बनाता है, क्या वो घर 2 दिन में बन जाते होंगे या साल लग जाता होगा? तो भाई इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो सर क्वालिफाइंग एसिड का हमें मतलब समझ आया, लेकिन सर जी एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे एक दो, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इन्वेंट्रीज दैट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इनटू द सेलेबल कंडीशन। आप एक चीज समझिएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। एसिड्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। अगर आपका धंधा ऐसा है कि आपका सामान एकदम रेडी है, तो क्या उसको मैं क्वालिफाइंग एसिड बोल दूंगा? नहीं। व्हेन एक्वायर्ड आर आल्सो नॉट, जैसे कि सपोजिंगली आई एम अ ट्रेडर। अगर मैं ट्रेडर हूं और किस चीज का, लैपटॉप का, तो क्या ये जो लैपटॉप है मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट हुआ? नहीं। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप हूं तो, अब डिपेंड करता है कि लैपटॉप बनने में कितना टाइम। अगर लैपटॉप हफ्ते भर में तैयार हो जाता है तो क्वालिफाइंग नहीं है, लेकिन अगर लैपटॉप सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले तो है। अब सवाल ये है, व्हाट इज सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम? जनरली इसके नीचे लिखेगा आप, जनरली 1 year इज कंसिडर्ड
as substantial period of time. Generally, 1 year is considered as substantial period of time. Generally, 1 year is considered as substantial period of time. सर मेरा एसेट 9 महीने में बन जाता है सर, या 11 महीने में बन जाता है, क्या वो नहीं होगा? बेटे इन AS16 कह रहे हैं कि देखो कंडीशन टू कंडीशन देखेंगे, देखना क्या लिखा है, अनलेस अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। भाई आपको लग रहा है कि शॉर्टर पीरियड है, पर सर वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि हमारे बिजनेस के हिसाब से बहुत टाइम लग रहा है उस चीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, देयरफॉर अ रीबटेबल प्रिजम्पशन होता है कि एएस कह रहे देखो मैंने 1 साल बोला, इसका मतलब ये नहीं है मतलब 1 साल से आगे और 1 साल से कम हो गया तो बस डिसाइड हो गया। रीबटेबल होता है, आप अपने फैक्ट्स बता सकते हैं, ठीक है। रीबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 12 months इज कंसिडर्ड सब्सटैंशियल पीरियड, यानी कि इवन इफ द टाइम पीरियड इज 11 month, क्या स्टिल वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप इसके आगे लाइन लिख लीजिएगा, हम लोगों ने क्या लिखा था, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, आगे ऐसे ही लिख लो, अनलेस अ शॉर्टर और अ लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। सर लॉन्गर मतलब भाई मेरे एसेट को 15 महीने लग रहे, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग नहीं बोला जा रहा, हो सकता है ना बोला जा रहा हो। Unless a shorter or longer period can be justified on the basis of facts and circumstance of a case. देख लॉन्गर का तो नहीं है, बट शॉर्टर पीरियड का मैं तो बोल सकता हूँ, जैसे 15 महीने का, मे बी इन द इंटायर इंडस्ट्री इट इज टेकिंग 3 years, बट मैं उसको 15 महीने बना रहा हूँ, तो हो सकता है क्यों ना, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हर कोई वो घर बनाने में 2.5 साल लगाता है, मैं विद सेम थिंग मैं 1.5 में कर रहा हूँ, हो सकता है वो नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए वेरी गुड। अब अगर आपको ये समझ आया है, छोटी सी बात करूंगा पहले, ये टेबल देखिए, बोरोइंग कॉस्ट जो होता है इज अ कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, ऐसा मत सोचिए कि एक्विजिशन के लिए नहीं है, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ, या तो क्वालिफाइंग एसेट बना रहे होंगे या अदर देन क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग होगा तो कैपिटलाइज कैपिटल मतलब एडेड टू द कॉस्ट, और नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है जी? तो आप इसको छोटा सा मैं ही बना देता हूं आपके लिए, इसी को नोट कर लेना। बोरोइंग कॉस्ट या तो क्वालिफाइंग एसिड के लिए हुआ, या फिर अदर देन क्वालिफाइंग एसिड। क्वालिफाइंग एसिड होगा तो इसको कर देंगे कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, और अगर अदर देन क्वालिफाइंग है तो P&L में चला जाएगा। कहिए साहब, क्लियर है? ओके, किस चीज को, इसको, ये आवाज बहुत ज्यादा irritate कर रही है ना। अब अगर मुझे ऐसे बैठना हो तो मतलब मैं इधर आके बैठूं, मतलब थोड़ा सा उठा के कर, बहुत ज्यादा, वैसे तो थोड़ी बहुत ही आ रही है, मतलब ज्यादा है। ओके, अच्छा अब मेरी बात समझिएगा बच्चे, ये भैया हेडिंग डालिएगा, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, एक एग्जांपल लिखेंगे और समझेंगे
लिख लिया। मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोन इंडिया से ले रहे हो, सबसे आसान चीज, आप लोन इंडिया, यही लिख लो, हेडिंग लिख लो, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। आप लोन कहाँ से ले रहे हो? इंडिया से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्या बन जाएगा? एस कॉस्ट में जो। एक इंसान बाहर से लोन क्यों लेता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। तो कोई बात नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, पर पेमेंट तो डॉलर में करनी पड़ेगी। पहले मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सुनना, पूरा एग्जाम्पल है बढ़िया से। मैंने जो भी लोन लेना है, एक एक्स अमाउंट ऑफ लोन, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में 8% है, मेरे को बाहर फ्रांस में मिल गया 2%। 2% की मैंने वैल्यू निकाल ली, जब भी पे करता हूँ, क्या वो भी बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि सर जी, प्रिंसिपल की रीपेमेंट करोगे? अच्छा, अगर इंडिया में प्रिंसिपल रीपेमेंट करता, तो क्या वो बोरोइंग कॉस्ट होती? नो, बिकॉज आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 100, आई एम रीपेइंग इट 100, व्हाट इज दिस बोरोइंग कॉस्ट? इट्स नॉट अ कॉस्ट। लेकिन जब मैंने बाहर से लोन लिया, तब डॉलर का रेट था 70, आज मैं रीपे कर रहा हूँ, $1 का लोन था, $1 का लोन लिया, 70 रुपए आए, वापस $1 कर रहा हूँ, 90 हो रहा है, मेरा तो $20 का नुकसान हो रहा है। इज इट अ बोरोइंग कॉस्ट? आंसर इज इट इज, बट अप टू सम अमाउंट। ठीक है बच्चे? तो अब आइए इस लॉजिक से एक क्वेश्चन देखते हैं। और आपको एक क्वेश्चन समझ आना चाहिए, कोई ऐसे थ्योरेटिकल लिखने का नहीं है। मुद्दे की बात यो है, आप फैक्ट्स लिख सकते हैं। XYZ लिमिटेड है, उसने लोन कितने डॉलर्स का लिया बच्चे? $10,000। बहुत अच्छी बात है, अपने रजिस्टर में लिख लो। 1 अप्रैल 2021 को लोन लिया $10,000 का, फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट अ रेट ऑफ 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दीजिएगा, 5%। अच्छा जी, बाहर से लिया $10,000 का लोन, 1/4/21 को लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। ऑन 1 April द एक्सचेंज रेट वॉज 45 per dollar। कैन यू टेल मी इन रुपीज? 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बता रहा था कि लोन का पैसे में इंडिया में जरूरत कितनी थी मेरे को, 4.5 लाख की। और डॉलर लेके आऊंगा तो रुपीज में ही तो कन्वर्ट कर दूंगा। द एक्सचेंज रेट ऑन 31 March इज 48। जब साल खत्म हुआ, तो $1 कितने का हो गया? ओ माय गॉड, इज इट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? क्योंकि भाई जो लोन लिया था $10,000, अगर मान लो आज ही वापस करें, तो $3 per डॉलर ज्यादा दे रहा हूं। और ना ही ये, बल्कि जो इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन है, वो भी 48 के हिसाब से देना पड़ेगा। और लास्ट डे इंटरेस्ट दोगे तो डॉलर पे ही दोगे, तो लास्ट डे का ही रेट दोगे ना। कोई बात नहीं। The corresponding amount could have been borrowed by XYZ Limited in local currency at an interest rate of 11%। अगर आप ये सारा झमेला ना करते, तो आप चुपचाप क्या कर सकते थे? इंडिया से लोन ले सकते थे। किस रेट पे मिल सकता था? 11%। तो आप बता, लिख दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया, हाउ मच? 11%। कौन सी डेट को? 1 April 2021। अब मेरा आपसे सवाल, आपका, पहले लेट्स फोकस कि हम एक्चुअल में क्या है। हमने लोन इंडिया से लिया, बाहर से लिया? तो बाहर से लिया तो साल के बाद इंटरेस्ट देना है। $10,000 का लोन था, रेट 5% था, 48 पे ही तो दोगे। सो दिस इज द इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। ये लिख दीजिए, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड करके कर दीजिए। और ये आपका क्या हो गया बच्चे? इंटरेस्ट। बहुत अच्छी बात है। क्या ये बोरोइंग कॉस्ट, आई मीन, क्या ये कैपिटलाइज हो सकता है? हो जाएगा सर, किस एसेट के लिए लिया है तो हो जाएगा, है ना। बोरोइंग कॉस्ट तो है ही। आपने लोन कितने का लिया था? 45 पे लिया था।
48 हो गया। आपने लोन दिया, वापस करा नहीं करा मेरे लिए मैटर नहीं करता, पर आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ गई कितने रुपए से? तो टोटल लाइबिलिटी 30,000 से और बढ़ गई आप। हमने फॉरेन एक्सचेंज कर लिया, आई थिंक पीएनएल वो एंट्री डालते थे ना, एक्सचेंज डिफरेंस टू लाइबिलिटी। यानी कि सर ये भी तो मेरा एक्चुअल में खर्चा नहीं हुआ, बट सर रिकॉर्ड तो करा जाता है 30,000 का। अच्छा, अगर तो इतनी बात ही है, अगर आप ये सारा पैसा इंडिया से ही ले लेते और इंडिया में ही आप बाहर की बात ही ना करते, तो आप इंडिया में कितना इंटरेस्ट देते? पैसा कितना? 4.5 लाख जी। पहले वाले दिन 10,000 इंटू 45, एग्जैक्टली उसका 11%। तो अगर मैं बाहर का झमेला ही नहीं करता, कह सकता हूं ये बोरोइंग कॉस्ट तो बन जाती। सरकार कह रही है इससे ऊपर नहीं जाने देंगे तुम्हें, तुमने बाहर से लोन लिया कोई बात नहीं, ये तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट है कोई बात नहीं। 30,000 भी अगर बोरोइंग कॉस्ट बोल दिया तो 54,000 हो जाएगा। 54 नहीं होने दूंगा। कहां तक जा सकता हूँ? 49,500। इसका मतलब ये वाला 30,000 की जगह कितना करना पड़ेगा? डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इन लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग 25,500। Therefore, out of 30,000 is a liability towards principal, only 25,500 will be considered as borrowing cost. Thus, the total borrowing cost will be 49,500, being the aggregate of 24,000 प्लस ये जो आपने लॉजिक लगा। सर जी सवाल ये बाकी का क्या होगा, उस पे AS11 लग जाए। ऑल क्लियर टिल हेयर? अगर आपको क्लियर है तो नीचे का एग्जांपल वो इन दी अबव एग्जांपल लिखा है, उसको एनालाइज कर डालो। नहीं, एक बार रीड कर लो फिर लिखने का टाइम है मेरे। एक बार फिर से वो कैसे, मतलब हाउ यू आर कंक्लूडिंग? आप इंडिया में जो था वो मैक्सिमम वहीं तक जा सकते थे, 49,500 था। ठीक है, उसमें से 24,000 तो ब्याज था ही। अभी कितना मार्जिन रह गया? 25,500। अब जो 25,500 और बोलने को, ठीक है ना? तो इनिशियल लायबिलिटी हो जाएगा वो 4,500 जाएगा। हाँ, लाइबिलिटी प्लस एक्सचेंज, वो AS11 उसको पीएनएल में दिखा देगा, बट AS16 विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट कि उस एक्स्ट्रा का क्या करना। 13% में क्या होता बेटे? 4.5 लाख का 13% क्या आता? आई थिंक 58,500। 24,000 तो होना ही होना था। कितने का मार्जिन और है? 34,500। इतना तो चाहिए नहीं तुम्हें, तुम्हें तो 30,000 चाहिए था। तो सारा का सारा बोरिंग कॉस्ट बन जाए, सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही तो खेल है। 24 और 30,000 सारा बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ऑल क्लियर टिल हेयर? आइए, हो गया ये? नोट करने का क्या लग रहा है आपको इसमें? ये वाले पॉइंट तो लिख ही लो। ये तो लिख लिए ना? इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपने ही करना है।
ऐड कर देते ना कॉस्ट में। हाँ तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला कॉस्ट में ऐड होगा और बाकी सारा तो हमारा अगर 50 लाख में तो कितना आ रहा है? इंटरेस्ट हमारा 18 है ना। मेरे को बोलता भैया रेट लगवा लो नीचे वाली है हमारा क्यों होगा? अकाउंट के लिए नहीं है हमारा अच्छी बात है कुछ करके होगी अभी तो नहीं है। सर से पूछ वो सब भी तो हमारे तो क्या हो गया? अरे मुझे ये वाले उतरी थी यार। ये आर्गुमेंट उतरी गलत है हाँ करे इसीलिए पांच सही है गलत थोड़ी गया ना और आगे अपडेट इतनी कदम दे दी मेरे को। बस तो चुप करवाया है क्या फिर तू आपने मीडिया करवाया है क्या वाला कार्ड नहीं दे रहे कंस्ट्रक्शन वाले में कॉस्ट में कितना ऐड होगा? यही है टोटल इंटरेस्ट आई थिंक 18 ऑन अ लोन ऑफ 120 आउट ऑफ विच जो क्वालिफाइंग है वो 50 है तो 7.5 और बाकी जो है वो आप पीएनएल में भेज दो। देख तूने लोन कितने का लिया उस पे पूरा इंटरेस्ट कितना है 18
अब मैं सारे के सारे को तो ये नहीं बोल सकता कि एसेट की कॉस्ट में डाल दो, मुझे इस लोन का यूसेज भी तो देखना पड़ेगा। अब ये लोन तूने 120 में से कितना यूज इधर करा, सो इज इट अ क्वालिफाइंग एसेट? सीम्स यस। व्हाई? बिकॉज एक तो वर्ड एक हिंट दे रहा है कंस्ट्रक्शन, और वो कह रहे हो कंप्लीट हुआ है मार्च, तो क्लोज टू 1 ईयर है, सो इट्स अ क्वालिफाइंग एसेट। क्या परचेज ऑफ मशीनरी इज अ क्वालिफाइंग एसेट? नो, परचेज वर्ड से। वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट माइनस करंट, एडवांस फॉर अ ट्रक इज ऑल्सो। तो सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो आपका एसेट की कॉस्ट में जाएगा, जिसके हिसाब से ये आंसर दिया होगा। हाँ, जो तेरा 7.5 है, it will be added in और ये P&L। क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हेयर? बच्चों वाले सवाल है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिएगा। कितना मैडम? 116। 580 का बाइफरकेशन आ गया। क्या लग रहा है आपको? ये वाला क्वालिफाइंग एसेट लग रहा है? एडवांस? एडवांस भी क्वालिफाइंग एसेट माना गया है। आराम से कोशिश करते हैं। 58 लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशन। मुझे नहीं पता लग रहा ये जो मैंने एडवांस दिया ये मैं परचेस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। आप ये बोल सकते हो सर पता लग रहा है आप मॉडर्नाइजेशन, द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन। मैं आप काउंटर करने के लिए कह रहा हूं, मेरे से आप ऑनेस्टली पूछोगे नहीं पता लग रहा। अगर मैं पेपर में नोट लिख दूं दैट दिस एडवांस वी आर एज्यूमिंग इज नॉट इन रिलेशन टू क्वालिफाइंग एसेट, तो इट इज द इंटरेस्ट रिलेटेड टू दिस अमाउंट विल बी शोन इन P&L, तो वो गलत तो नहीं लग रहा। लेकिन बात सारी आ जाती है इंस्टीट्यूट ने क्या करा। इंस्टीट्यूट ने मॉडर्नाइजेशन को क्वालिफाइंग माना है, विच इज आपको भी लग रहा है। एडवांस टू सप्लायर ऑफ एडिशन व्हाट एसेट? भाई जब तक इंफॉर्मेशन ये क्या कंक्लूड करूं इसमें मैं? ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। लेकिन बस ठीक है, अब अगर नहीं लिखा हुआ तो हमारा अगला तो रिसीव मैसेज तो ICAI देगा या ICMA देगा, तो वो क्या होगा? क्वालिफाइंग एसेट माना जा रहा है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। और वर्किंग कैपिटल तो आपको बताइए नॉट है, तो बेटे 52.2 कहने से इज द टोटल इंटरेस्ट। तो ऑन दिस अमाउंट वो एसेट की कॉस्ट में हो जाएगा, बचा हुआ नहीं होगा। है जी? अगर एडवांस परचेज के लिए होता है तो मैं कुछ मतलब ऐसे परचेज कर रहे हैं अब वो परचेज के लिए है, तो बात ये है कि वो क्वालिफाइंग एसेट होता है या वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अभी अपन क्या assume कर रहे हैं? अभी मैं ज्यूम कर रहा हूं कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है ना? और अगर ये इंस्टीट्यूट बोलता है क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो मैं बोल देता कि नहीं, वी आर गोइंग जस्ट बाय इंस्टीट्यूट्स कंक्लूजन।
इन दिस पॉइंट। अगर पैसे दिया होता तो रिवर्स होती तो नहीं मान। हाँ जी, अगर गारंटी दे रखी होती हाँ एग्जैक्टली, या तो पूरा बता भाई मैंने एडवांस दिए किस किस पर्पस के लिए, क्या है, तो मैं फर्दर कंक्लूड करूँ ना, मैं क्या बोलूंगा उससे। हाँ जी, दैट डिपेंड्स। कोई उसमें एडिशनल देने से भी कोई कंक्लूजन नहीं है, ये तो बस ऐसा चल रहा है तो हमें मतलब वो वाली चीज। ऐसे ये रीड कर लेना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये देखो ये लिखा हुआ है, वो कह रहा है पूरे पूरे को नॉन क्वालिफाइंग मान लो। क्यों मान लो मैं बताता हूं। कितना टाइम लग रहा था, कोई टाइम पीरियड दिया हुआ था? नहीं सर। तो बच्चे का ऐसा आया होगा आंसर या वो कि वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लोन कब का है? नहीं, लोन का भी कुछ नहीं दिया हुआ ना, डेट ऑफ लोन क्या है। ठीक है, तो कह रहे कि अगर आप ये व्यू भी ले लेते, on the basis that renovation asset will not take substantial period of time, in that case the entire amount will be recognized as an expense for the year ended 31st March 2020। कहिए साहब जी, क्लियर है? अब वो समझ आना चाहिए कि वो क्या रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। सर ये लास्ट वाली इलस्ट्रेशन में आपने लास्ट में क्या बताया था, एक बार फिर से बता दो। हम ये मान रहे थे लास्ट इलस्ट्रेशन में कि सपोज करो अगर मैं उसको बोलूं कि वो जो रेनोवेशन हो रहा है इट इज नॉट टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड, क्योंकि क्वेश्चन में ये पता नहीं लग रहा है कि हाउ मच टाइम रेनोवेशन इज टेकिंग। अगर मैं बोलूँ 6 महीने में रेनोवेशन हो रहा है तो मैं ये भी बोल सकता था ना दैट इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। वो इंस्टीट्यूट ने ये चीज बोली कि ऑल्टरनेटिव व्यू आप ले सकते थे। क्लियर है? यस। हाँ जी। ओ भाई आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे और वो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है उससे थोड़ा ना डिपेंड करता है। इन्वेस्टर रिमेन्स एन इन्वेस्टर, कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है ये। यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी हु इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट, तो आपके शेयर के इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ना क्वालिफाइंग एसेट बोल दो। ऑल क्लियर टिल हियर? आपने 30 लाख रुपए लिए, बोरोइंग करी, और ये जो बोरोइंग आपने यूज करी आपने इसको इन्वेस्ट करा इन द शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड। इन्वेस्ट करा आप, a subsidiary company of Take which is implementing a new project estimating cost 50 लाख। आपने बोरोइंग्स करी, आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया एक कंपनी में जो एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही, एंड सिंस द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट, तो क्या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मैं उसको ये बोल दूं कि वो क्वालिफाइंग एसेट है? नो। एग्जैक्टली वो तो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, वो तो वन टाइम ही आपका एसेट बन गया वो चीज, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या दिया हुआ है, उन्होंने सोचा कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर देते हैं 4 लाख को। क्या 4 लाख इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा? सही है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल है? नहीं नहीं, अभी मैंने वो स्टार्ट भी नहीं। अगर आप थक गए हो तो मैं इतना रख सकता हूं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप नहीं थके हो बेटे। एग्जैक्टली अगर आप थके होते तो रुकना था, बहुत थकने पे नहीं था। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट क्या कर रही हैं तब से बताइए, कुछ है ही नहीं इसमें।
नहीं सही में अगर थक गए हो तो ठीक है। पेपर भी है ना, बट घर में पढ़ना भी है। चलो कोई बात नहीं, इतना रखते हैं फिर। और नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन संडे, इसको भी बंद कर देंगे और एडवांस टैक्स भी बंद कर देंगे, ठीक है जी। हाँ फन आधा आधा फिर। कैपिटल गेन पड़ा है 10-12 क्लास का और डीडीएस भी 5 क्लास का, वो मैंने फेब्रुअरी के लिए डीडीएस। कल ऑनलाइन होगी, एक बार रुको मैं। सर जो कोई एक आज चीज वाली खत्म कर, हाँ एक बार देखता हूँ कोई एक कर लेंगे वो कर। हाँ जी बच्चे। सर जो आज वाली एडवांस टैक्स की वीडियो है वो